फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं अब लेक्चर नंबर 30। मिस्टेकनली मैंने क्या लास्ट लेक्चर जो था ना अपना 29 था, लेकिन मैंने 28 लिखा हुआ था, तो उसको आप 29 ही समझना, ठीक है। वो 29 लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर अपना 30 है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने ए पढ़ा था क्या, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप, और उसकी 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, ए बी सी। तो ऐसे ही सेकंड हमारा बी कौन सा है उसी के अंदर, लेमिनार फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स, थ्रू पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट के थ्रू देखते हैं अपन। उसमें अपन सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, वही shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अब यहां पर अपन वो सारी चीज दोबारा नहीं लिखेंगे कि shear स्ट्रेस जो होता है किस पर डिपेंड करता है, वो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो shear स्ट्रेस होता है हमारा वेलोसिटी प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, एक जो सेंटर होता है वहां से कंसर्न पॉइंट की दूरी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। ये चारों चीज़ें अपन पहले भी लिख चुके हैं, तो अपन ये चीज़ दोबारा तो लिखेंगे नहीं कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अपन डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। इस वाले केस में क्या इक्वेशन होती है, तो बराबर माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू में y/2। यहां पर देखो थोड़ा चेंज हो गया है, यहां पर क्या हो गया है, y/2 y हो चुका है, डेल पी बाई डेल एक्स क्या है, प्रेशर, y क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सरफेस। अब की बार ये चीज़ चेंज हो चुकी है। पहले अपन, मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो भैया ये हमारा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको दिख रहा है ये। इसमें देखो पहले वाले में क्या होता था, जो हमारा r होता था स्मॉल r/2 था ना, तो r क्या था, डिस्टेंस थी सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक की। जिस भी पॉइंट पे आपको शेयर स्ट्रेस ज्ञात करना है वहां तक की डिस्टेंस थी, लेकिन कहां से, सेंटर से लेते थे अपन, ठीक है। लेकिन यहां पर r को आप, यहां पर r तो है ही नहीं, यहां पर r की जगह क्या है, y है, और y क्या है, डिस्टेंस है, यहां से लेंगे, यहां से मेजर करेंगे y को, ठीक है। यहां मैं साइड में लिख देता हूं, यहीं पे लिख देते अपन, y को हमेशा सरफेस से मेजर किया जाता है। तो y को कहां से मेजर करते हैं अपन इसके अंदर, सरफेस से मेजर करेंगे y को, ठीक है भाई। तो y को अपन हमेशा सरफेस से मेजर, बस यही चीज़ है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। वहां पर सेंटर से मेजर करते हैं r को, यहाँ पर y को सरफेस से मेजर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वही जैसे पहले था हमारा, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार आएगा, डेल पी बाई डेल एक्स बाई 2। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है आपको दिख रहा है, y बराबर, y की पावर क्या आ रही है,
वन मतलब कोई पावर नहीं, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं, मतलब कोई पैराबोला नहीं बनेगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर भी सेम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर, सेंटर पर मिनिमम और एज पर मैक्सिमम। तो ये होता है हमारा, बस इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। अब अपन लिखते हैं इसके अंदर, ए हो चुका है हमारा पार्ट, अब हम बी देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन इसका। भाई एक छोटा सा काम कर देना इसके अंदर आप, ये जो मैंने बनाया था ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जो ऊपर का सरफेस है ना इसको भी ऐसे दिखाओ रिजिड, और नीचे वाले को भी रिजिड, क्योंकि ये दो पैरेलल प्लेट हैं, समझ रहे हो, ये पाइप नहीं है, पाइप में तो बस ऐसे काम चल जाएगा, ये पैरेलल प्लेट है, तो ये भी फिक्स है प्लेट, नीचे वाली फिक्स प्लेट है, तो इसको आप इस तरह से बना देना, ठीक है ना, बस इतना सा काम कर देना। अब अपन इसका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वो भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है कि उसमें थोड़ा सा अंतर 19-20 का। बी है अपना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वेशन देखो इसकी क्या होती है यहाँ पे, v बराबर 1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, वहाँ पर आर स्क्वायर था, यहाँ पर h इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 1। देखो भाई वहाँ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर था, और कैपिटल आर क्या था, यहाँ से लेकर के, और ये इसकी रेडियस थी कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या था, यहाँ से लेकर के जो दूरी थी, जितनी भी दूरी जहाँ पर आपको ज्ञात करना है वो स्मॉल आर थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंप्लीट डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस, वो तो है कैपिटल एच, ठीक है। तो देखो एच इंटू वाई, एच भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर तो आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पर भी क्या था, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला है। देखो 1/2 म्यू, वहाँ पर 1/4 म्यू था, तो यहाँ पर क्या है 2 म्यू, तो लगभग सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इनको इजीली याद कर सकते हो। बस यहाँ पर अंतर क्या है, वहाँ पर आर को ज्ञात करते थे सेंटर से, यहाँ पर वाई को ज्ञात करेंगे सरफेस से। तो ये है, वहाँ पर ये होता था आर रेडियस, और यहाँ पर कंप्लीट दोनों के बीच की डिस्टेंस एच है, वहाँ पर आर को सेंटर से लेते थे, इसको लेते हैं वहाँ से। तो ये हो चुका है अपना वी के बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए इसका एक बार पहले। वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें पैराबोला बनेगा, क्योंकि भैया स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर पर मैक्सिमम, ये है कंप्लीट डिस्टेंस h, और ये जो है आपका यहाँ से जो आप मेज़र कर रहे हो ये है y। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो ये है भैया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ क्या, ये कैसी है हमारी फिक्स्ड प्लेट, ठीक है, ये फिक्स्ड प्लेट है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है आपको, पैराबोलिक। दोनों में सारी चीज़ सेम है, अंतर किस चीज़ का, इक्वेशन का, और कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर आप लिख भी देना h बराबर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, h क्या है, पैरेलल प्लेट के बीच की दूरी है, ठीक है भाई। अब मैं इसके अंदर आपको, जैसे अपन ने वहाँ पर किया था ना, ऐसे ही अपन यहाँ पर करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे आप एट
y बराबर h/2, v बराबर v मैक्स। सही बात है, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पिछले केस में तो अपन क्या करते थे, सेंटर पर मैक्सिमम होती थी, r बराबर 0 पुट करते, लेकिन इस बार सेंटर पर, इस बार भी सेंटर पर मैक्सिमम है वेलोसिटी, लेकिन इस बार यहाँ पर y की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, y बराबर ये सेंटर पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, h का हाफ, इसलिए एट y बराबर h/2 मतलब सेंटर पर v क्या हो जाएगा हमारा, v मैक्सिमम। तो आप इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पुट करो h/2, तो आप इसमें h इंटू h/2, देखो ये तो सेम रहेगा ही, ये क्या है h इंटू h/2 माइनस h/2 का होल स्क्वायर, h² माइनस h²/4, इसमें से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो कितना आ गया ये अपना 2h² माइनस h², तो ये कितना हो गया अपना h²/4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपना h/1/8 म्यू। तो मैं आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, v मैक्सिमम बराबर 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स h², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, ये हमारे मैक्सिमम की हो गई, और v एवरेज की इक्वेशन क्या है, 1/12 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, और जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी, 1/12 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स h²। तो मैक्सिमम की तो ये होती है और इसकी ये होती है, वही अपन को रेशो निकालना है, उसको अपन किस में लिखेंगे, नोट में, नोट में लिखेंगे अपन, नोट नंबर फर्स्ट डाल देंगे रोमन वाला, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, v मैक्स अपॉन v एवरेज बराबर, v मैक्स कितना है 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स h², h² से h² कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, 12 ऊपर 8 नीचे, 1.5, इसका मतलब इतना सा है सिंपल सा कि जो हमारा एवरेज और मैक्सिमम का जो रेशो होता है, कौन से केस में है, पैरेलल प्लेट के केस में वो होता है 1.5 गुना, और पाइप के केस में 2 गुना। ये नोट ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही पूछ जाता है एवरेज मैक्सिमम रेशो, या तो टाइम्स पूछ लेगा, या आपको क्या दे देगा कि भाई एवरेज की वैल्यू इतनी है, 2, 2.5, 3 जितनी भी है उसका आप मैक्सिमम निकालो कितना है, एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल लैमिनार फ्लो पाइप थ्रू, देन कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लो। ठीक है, तो अपन को क्या बोल रहा है वो, प्लेट के लिए आपने उसने बोल रखा है अपन को लैमिनार फ्लो थ्रू प्लेट है, प्लेट के थ्रू है, उसका एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है, उसने अपन को 5 मीटर पर सेकंड, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे अपन 5 का 1.5 गुना कर देंगे, कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड। और अगर वो बोलता लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, पाइप बोल देता तो 2 गुना हो जाता, मतलब कितना होता है 10 हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड, इतनी सी बात है। तो ये अपना ये हो चुका है, तो अपने दोनों पार्ट हो गए इसके ए और बी। जो सी पार्ट है अपना पैरेलल प्लेट वाला, वो क्या है हमारा, हेड लॉस। तो हेड लॉस का भी सिंपल सा फॉर्मूला पिछले वाले की तरह, पिछले वाले का 32 म्यू वी एल रो जी डी स्क्वायर, यहाँ पर 32 की जगह 12 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, 32 12, तो कंपैरिजन करके याद करना, याद हो जाएगा। तो ये अपना जो लेमिनार फ्लो था वो हो चुका है कंप्लीट। तो इस यूनिट के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, बाउंड्री लेयर थ्योरी और लेमिनार फ्लो। अब बात करते हैं अपन टर्बुलेंट फ्लो की। मैं इसे मिटाता हूँ और अब अपन बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है,
देखो भाई, पहली बात तो टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है हमारा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो लिक्विड का, ये लिक्विड का वो फ्लो होता है जिसमें पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न में, कोई उनका तरीका नहीं होता कि वो एक के पीछे एक चल रहे हैं या लेयर के रूप में बह रहे हैं, नहीं, इरेगुलर पैटर्न में बेतरतीब तरीके से मतलब मूव करते हैं। और कैसे मूव करते हैं भाई, ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल यूं चला गया और इधर तरफ एक पार्टिकल और था, मतलब इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को टक्कर मार दी, फिर ये यूं चला गया, ये यूं चला, एक दूसरे को धक्का देते हुए चल रहे हैं, मतलब खुद का मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं ऐसे, पीछे से भीड़ ने धक्का दिया मेरे को तो मैं आगे गिरा, तो मुझ में जो मोमेंटम मिला, पिछले वाले का मोमेंटम मुझको मिल गया और मेरा मोमेंटम दूसरे में ट्रांसफर हो गया, अगले को धक्का लग गया, अगले ने अगले, तो इस तरह से एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर करते हुए एक इरेगुलर पैटर्न में मूव करते हैं। इसमें कोई लेयर नहीं होती, कोई तौर तरीका नहीं होता, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस, सबसे ज़्यादा हेड लॉस इसी में होता है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर होता है। तो ये होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके शियर स्ट्रेस की, तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो शियर स्ट्रेस होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है भाई, इसमें तो लैमिनार फ्लो में केवल किस पर डिपेंड करता था, अपने प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता था, विस्कोसिटी पर डिपेंड करता था, ठीक है, और मतलब केवल फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता था कुल मिलाकर के। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड करता ही है, साथ में फ्लो की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है वो सब अपन देखते हैं अभी। तो पहले इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन 2-4 लाइनें लिखते हैं अपन, जो अपन पहले भी लिख चुके हैं 4th यूनिट में। यह है कॉमा लिक्विड का वो फ्लो होता है जिसमें लिक्विड इरेगुलर पैटर्न में एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर करते हुए मूव करते हैं। ये पार्टिकल्स एक दूसरे की लेयर में भी एंटर करते हैं, ठीक है। इस फ्लो में सबसे अधिक एनर्जी का लॉस होता है। इस फ्लो में सबसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है भाई। अब अपन इसमें भी 2 चीज़ देखते हैं, शियर स्ट्रेस, टो की अगर बात करें अपन, तो ये जो फ्लो होता है, इस फ्लो में, पिछले वाले फ्लो में हमने टो देखा था, टो बराबर माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2 था, या बोला जाए वाई बाई 2 था। तो वो एक तो पाइप के साइज पर डिपेंड कर रहा था, प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा था, विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो किस पर डिपेंड करेगा, मतलब पिछले वाले केस में केवल और केवल फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में फ्लो की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करे, फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी तो होगी अपनी डायनामिक विस्कोसिटी, और फ्लो की प्रॉपर्टी होगी एडी विस्कोसिटी। अब एडी विस्कोसिटी क्या होती है भाई, एडी विस्कोसिटी को अपन देखो, डायनामिक विस्कोसिटी को अपन म्यू से डिनोट करते हैं और एडी को इससे, ये क्या होता है, ईटा, नॉट नीटा। नीटा नहीं होता, नीटा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, इसको नीटा 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 बोलते हैं, ईटा होता है एक्चुअल में ये। तो ईटा के द्वारा डिनोट करते हैं अपन एडी विस्कोसिटी को। कौन सी विस्कोसिटी को, एडी विस्कोसिटी को अपन ईटा के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपना एक तो विस्कोसिटी होगी, कौन सी वाली विस्कोसिटी हो गई, जो लिक्विड है उसकी खुद की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, उस विस्कोसिटी से लिक्विड बह रहा है। लेकिन क्या हुआ, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, फ्लो में रेजिस्टेंस को तो विस्कोसिटी बोलते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो तो खुद की प्रॉपर्टी हो गई, वो तो होगा म्यू, ठीक है।
एक जब लिक्विड सामने बह रहा है और क्या हुआ, आगे जा करके ऐसे ऐसे घूमने लग गया लिक्विड, गोल 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 गोल। अब वो गोल 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 घूमने लग गया तो भी तो लिक्विड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मतलब उसके फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो ये उसकी प्रॉपर्टी थी क्या फ्लूइड की? नहीं, ये फ्लो की प्रॉपर्टी थी। वो फ्लो ऐसा था कि लिक्विड सामने बहता बहता गोल गोल घूमने लग गया। मतलब भंवर धाराएं आपने सुना होगा, जब भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई तो उसके फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया नहीं हो गया। तो रेजिस्टेंस उत्पन्न होने को तो अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। अब ये विस्कोसिटी कौन सी कहलाएगी? इसको बोलेंगे एडी विस्कोसिटी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? ये होगी फ्लो की प्रॉपर्टी। ये विस्कोसिटी किसके कारण है? फ्लो के कारण है। ये फ्लो की विस्कोसिटी है। और ये किसकी विस्कोसिटी है? ये फ्लूइड की विस्कोसिटी है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, एडी का मतलब भंवर धाराएं होता है, गोल गोल घूमती हैं जो। इसलिए अपन कहते हैं कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर एज वेल एज फ्लो की प्रॉपर्टी पर। तो अपन इस लाइन को लिखते हैं, इसके अंदर क्या लिखते हैं? टर्बुलेंट फ्लो में shear स्ट्रेस कॉमा फ्लूइड व फ्लो दोनों की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। तो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई प्लस ईटा डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर म्यू क्या है? ये है डायनामिक विस्कोसिटी, और जो किसकी होती है? ऑफ फ्लूइड। और ईटा क्या है? ये है भैया एडी विस्कोसिटी ऑफ फ्लो। ये फ्लो की विस्कोसिटी है। यहां पर ये बताओ ये क्या है? यहां पर ये तो है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? ये है फ्लूइड प्रॉपर्टी। और ये क्या है? ये है फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये अपना ए पार्ट हो गया इसका, शियर स्ट्रेस। कि इतना सा था हमारा शियर स्ट्रेस में दोनों चीज़ें आ रही हैं आपकी, फ्लूइड प्रॉपर्टी और फ्लो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड अपन, मैं इसे मिटाता हूँ। इसका बी देखते हैं अपन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं बात करूं आपसे टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लगभग यूनिफॉर्म होता है। एक्चुअल में क्या होता है? ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन है। ये मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सरफेस की, नीचे वाले सरफेस की, जो अपनी सतह होती है ना, बाउंड्री, नीचे की बाउंड्री, वहां की बात कर रहा हूं मैं। जो बाउंड्री लेयर वाला मैंने बताया था ना आपको, पाइप है, पाइप का नीचे का सरफेस की बात कर रहा हूँ। उस सरफेस पर अगर अपन देखें तो जो वेलोसिटी जो रहती है v बराबर v स्टार अपॉन के लॉग बेस 10 y बाय वाई डैश, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो इसके अंदर आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज पुट करते हैं तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से आती है, समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस रहती है ये अपनी वाई डैश कंप्लीट है अपनी, ये वाई इस तरह से अपन निकालते हैं ये। तो आप ऐसे अपना ऊपर का सरफेस होगा, ऊपर का कौन सा सरफेस है? पाइप का ऊपरी सरफेस, तो वहां से भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। मतलब ये बिल्कुल जीरो से यूं स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे आगे चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बिल्कुल स्मूथ रहता है। अगर अपन ओवरऑल इसको देखें तो
ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बिल्कुल ऐसे रहता है, ऐसे। तो आपको लग रहा होगा, देखो ये यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो कैसा लग रहा है देखने में ये, कि ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा। ऐसे का मतलब क्या होता है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो लगभग यूनिफॉर्म होता है, अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे क्वेश्चन तो ये बनता है इसके अंदर कि जो ऐसे नहीं पूछेगा कि ये यूनिफॉर्म होता है, पैराबोला होता है, ये तो बहुत कम पूछा गया, पूछा ही नहीं गया वैसे अभी तक। बाकी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो देखो भाई, ये लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करता है, लॉगरिथमिक, ठीक है ना। इसमें लॉग आ रहा है, वी में क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो कर्व कैसी बनेगी, लॉगरिथमिक कर्व बनेगी। ये जो कर्व है इसको अपन लॉगरिथमिक कर्व बोलेंगे। ये ना तो पैराबोला है, ना स्क्वायर पैराबोला, ना ही क्यूबिक पैराबोला, ना ही स्ट्रेट लाइन है, कौन सी है, लॉगरिथमिक कर्व है ये, ओके, क्योंकि इसमें लॉग आ रहा है। इसको अपन 1/7 पावर लॉ भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है स्मूथ पाइप के लिए, अब स्मूथ पाइप क्या होते हैं, रफ पाइप क्या होते हैं, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन देखेंगे अभी। उसके लिए अपना जो वेलोसिटी होता है वो अपना वो क्या होता है, v बराबर v स्टार 8.74 इंटू v स्टार इंटू y बाय v की होल पावर 1/7। ये तो जनरल फॉर्मूला था वेलोसिटी निकालने का टर्बुलेंट फ्लो में, चाहे हमारा स्मूथ पाइप हो चाहे रफ हो। स्मूथ रफ क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखेंगे उसमें। ये अपने स्मूथ पाइप के लिए फॉर्मूला है, तो आपको दिख रहा है इसमें, ये इसी से, ये जो फॉर्मूला आया नहीं, इसी से बन के आया। आपके लिए फॉर्मूले बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो रखो मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो क्या याद रखना है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो में कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉगरिथमिक लॉ या 1/7 पावर लॉ। 1/7 पावर लॉ क्यों है, बात क्लियर है क्या नहीं, क्योंकि इसमें ये जो है उसकी पावर कितनी आ रही है, y की 1/7 आ रही है, इसलिए अपन इसको 1/7 पावर लॉ भी बोलते हैं। तो इसको मैं उतार देता हूं, मैं इसे मिटाता हूं पहले। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, जब मैं पहले इसको लिख देता हूं उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है ये जो नीचे का सरफेस है ना, ये नीचे का सरफेस यहां से इस तरह से उठेगा, ये बिल्कुल जीरो से लेकर के, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये बिल्कुल बाउंड्री वाला सीन है। ये देखो, ये बाउंड्री यहां से यहां तक, केवल इतना सा, इतने से मैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में फिर लगभग स्ट्रेट लाइन रहती है, ये ऐसे ही ऊपर वाली बाउंड्री से यूं आएगा, तो लगभग कैसा रहता है अपना, ये लगभग यूनिफॉर्म अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब वो जो लाइन है इंपॉर्टेंट अपने लिए, उसको मैं नोट के रूप में लिख देता हूं। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा लॉगरिथमिक लॉ या 1/7 पावर लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये कैसे बना, चाहे तो आप इसको मानो चाहे इसको मानो, इन दोनों में से किसी एक से बना है। अब बात आती है क्या, आप इनको लिख भी सकते हो याद रखने के लिए कि सर ने ये क्यों लिखवा दिया लॉगरिथमिक। ये आपको दिख रहा है ना, इस वाली इक्वेशन में लॉग आ रहा है और इस वाले में क्या आ रहा है अपना v स्टार आ रहा है, इसलिए ऐसा है ये। तो आप इसको उतार लो
और ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो अपना ये टर्बुलेंट फ्लो भी खत्म हो गया इसमें। अब अपन देखते हैं जो मैं आपको बताया था ना, रफ बाउंड्री स्मूथ बाउंड्री, तो अपन लिखेंगे अब हाइड्रोडायनामिक बाउंड्रीज। मैं इसे मिटाता हूँ। हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री, हाइड्रोडायनामिक का मतलब क्या है? हाइड्रो वाटर, डायनामिक जो बदल सकती हैं, गतिशील हैं। तो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी पाइप है ना, मान लीजिए हमारा कोई पाइप है, उसका अंदर का सरफेस है, प्लास्टिक का पाइप मान लीजिए पीवीसी जो आप घर में यूज़ करते हो, तो उसके अंदर के सरफेस को, उस पाइप को अंदर से बस ऐसे ही देख करके आप नहीं कह सकते कि ये स्मूथ पाइप है या फिर रफ पाइप है। आपने देखा सर ये तो स्मूथ पाइप है, आपने दूर से देखा सर स्मूथ पाइप है, बिल्कुल। रफ का मतलब तो यह थोड़ा बहुत उसके अंदर गड्ढे वड्ढे हो या फिर थोड़ा बहुत रफनेस हो, वो रफ पाइप है। तो आप किसी भी पाइप को देख करके नहीं बता सकते हो कि ये रफ पाइप है या फिर स्मूथ पाइप है। जो पाइप आपको स्मूथ दिख रहा है वो रफ भी हो सकता है, और जो पाइप आपको रफ दिख रहा है वो स्मूथ भी हो सकता है। तो अपन कैसे डिफाइन करें कि वो पाइप हमारा रफ है या फिर स्मूथ है? इसको कौन बताता है? हमारा हाइड्रोडायनामिक बाउंड्रीज। तो देखिए भाई क्या होता है एक्चुअल में, ये जो अपना फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के कारण जो हमारी बाउंड्री सरफेस होती है वहाँ पर कुछ बाउंड्रीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना। फ्लूइड की प्रॉपर्टी मतलब विस्कोसिटी और या फिर वेलोसिटी, कम वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी, उस चीज़ के कारण जो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्ट में, ये पाइप है, पाइप के सरफेस पर क्या हो गया, वो जम चुकी है। तो बिल्कुल हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पाइप के सरफेस की बात कर रहे हैं, और हम किससे? माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें बहुत सारी चीज़ दिख रही हैं। अब दूर से तो हमको स्मूथ दिख रहा था, लेकिन हमने देखा ये पाइप का सरफेस है, फिर हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो वहां पर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर जमा हुआ है, ठीक। तो ये क्या है? जैसे काइसिनी में जम जाती है, का इस तरह का कोई सिस्टम है जो यूं इस तरह से जम रहा है, ठीक है। तो मैं इस क्या कर रहा हूं, इस पूरे का मान लीजिए ये इसकी, ये सबसे निचला पॉइंट ये वाला है ना, ये बेस मान लिया, इसको बेस मान करके ये इसका उच्चतम बिंदु ये है, मैं एवरेज ले रहा हूँ। तो एवरेज जो आ रही है मेरी वैल्यू, वो एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रहा है मेरा ये, ठीक है। इस हाइट को अपन के से डिनोट करेंगे, क्या होता है बता दूंगा अभी आपको। और एक हाइट है ये, इसको मैं डेल्टा डैश से डिनोट कर रहा हूं। ये तो अपना पाइप था, देखिए पाइप को जब मैंने क्या माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे क्या चीज़ समझ में आई? मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, इसको बोलते हैं इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? अनियमितता। इर्रेगुलरिटी, इसकी जो हाइट है उसको अपन के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से। तो ये इरेगुलरिटीज हैं। इरेगुलरिटीज मतलब क्या? बिल्कुल स्मूथ नहीं है। स्मूथ तो ये होता कि ये चीज़ होती ही नहीं, इसमें काई सी नहीं जम रही उसके अंदर, केवल स्मूथ बिल्कुल प्लेन होता तो अपना स्मूथ पाइप कहलाता वो। लेकिन चक्कर क्या है इसके अंदर, ये यूं दिख रहा है अपन को, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने इसका जो निम्नतम बिंदु है, या फिर यहीं से मान लो पाइप के बॉटम से मैंने एक एवरेज हाइट निकाल ली, ये जितने भी है ना, ये प्लस ये ऐसे करके उनके नंबर का भाग देके एक एवरेज हाइट निकाल ली, तो मेरे को वैल्यू आई के। एवरेज हाइट की वैल्यू कितनी भी आ गई उसको मैंने के से डिनोट कर दिया। तो के क्या है? ये है इर्रेगुलरिटीज की एवरेज हाइट ऑफ इर्रेगुलरिटीज, उसको मैंने किससे डिनोट किया है? के से। एक आप जानते ही हो लैमिनार सबलेयर। अब टर्बुलेंट फ्लो की बात चल रही है ना, तो टर्बुलेंट फ्लो में हमारे एक जोन, टर्बुलेंट जोन के अंदर जो निचला हिस्सा होता है उसमें लैमिनार फ्लो होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? लैमिनार सबलेयर। तो लैमिनार सबलेयर की थिकनेस जो थी वो डेल्टा डैश इतनी थी। भाई कितनी भी हो सकता है इतनी हो, मैंने तो दिखा रखा है इसमें, हो सकता है इस ग्रीन से भी कम हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बस इतना सा मालूम है
कि इस वाले एग्जाम्पल में ये डेल्टा डैश की वैल्यू इतनी है। तो भाई बात ऐसी है कि आपको जो पाइप था वो दूर से क्या है, अब पाइप मान लीजिए पाइप भी नीचे से ऐसा था, खुदरा खुदरा सा, तो पाइप आपको दूर से कैसा दिख रहा था, रफ दिख रहा था, और आपने बोल दिया रफ है, लेकिन ये पाइप रफ नहीं है। ये पाइप क्या कहलाएगा हाइड्रोडायनेमिक, ये पाइप कहलाएगा हमारा स्मूथ पाइप कहलाएगा। ठीक है ना, कैसा कहलाएगा, स्मूथ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो इरेगुलरिटीज की हाइट है वो कम है इन कंपैरिजन टू डेल्टा डैश, मतलब लेमिनार सबलेयर से कम है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, इसलिए अपन इसको बोलेंगे स्मूथ पाइप। तो ये पाइप मेरे को दूर से दिखने में रफ दिख रहा था, भाई रफ का मतलब समझे ना, ये तो मैंने आपको प्लेन दिखा दिया, मान लीजिए इसका जो बॉटम सरफेस है कुछ ऐसा होता, ठीक है, ये लीजिए आप, ये पाइप का बॉटम सरफेस है, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा आपको। तो पाइप का जो बॉटम सरफेस है आपको ऐसा दिख रहा था रफ, ये आपको रफ दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में आपने जब देखा के को निकाला, डेल्टा डैश को निकाला, और आपको पता चला कि के डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन के, मतलब लेमिनार सब लेयर इरेगुलरिटीज की एवरेज हाइट से ज़्यादा है, तो अपन इसको बोलेंगे स्मूथ पाइप, और इसको बोलेंगे स्मूथ बाउंड्री। तो बात क्लियर है। ऐसे ही क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि भाई ऐसा पाइप था, बिल्कुल प्लेन प्लेन पाइप था, और उस प्लेन पाइप पे मैंने क्या कर दिया, जब मैंने देखा है एवरेज हाइट देखी, उसकी वैल्यू के और डेल्टा डैश की वैल्यू ये थी। तो इस वाले केस में क्या है, के इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश, इरेगुलरिटी की हाइट ज़्यादा है, लेमिनार सब लेयर से ज़्यादा है। तो इस वाले केस में जब मेरे को दिख रहा था कि स्मूथ पाइप है, मुझे नीचे के सरफेस से स्मूथ दिख रहा है, लेकिन वो स्मूथ नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रफ पाइप। बात क्लियर है क्या नहीं। तो रफनेस और स्मूथनेस को कौन बताएगा, के और डेल्टा डैश। ये जो बाउंड्रीज थी जो बन रही हैं, अब भाई ऐसा भी होता है कि ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री आगे खिसक गई, खत्म हो गई अपने आप, कुछ भी हो गया, भाई ज़्यादा वेलोसिटी थी तो ये बाउंड्रीज हट गई, इरेगुलरिटीज हट गई, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, चलती फिरती सी है ये, मतलब कभी बन गई, कभी है, कभी नहीं है, इसलिए। और हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से। तो ये हाइड्रोडायनिक बाउंड्रीज कौन सी बाउंड्री होती हैं, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी कारण बनती है, मतलब विस्कोसिटी और इन सब चीज़ों के कारण बनती हैं ये बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के कारण बनी वो बाउंड्रीज होती हैं जो सरफेस पर कांटेक्ट, बिल्कुल सरफेस पर जुड़ करके चिपकने से बनती हैं, ठीक है ना। और ये क्या दर्शाती हैं, किस चीज़ डिनोट करती हैं, ये डिनोट करती हैं सरफेस को, जो भी हमारा सॉलिड का सरफेस है उसको डिफाइन करती है कि वो सॉलिड का सरफेस हमारा स्मूथ है या फिर रफ है, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, हाइड्रोडायनामिक स्मूथ बाउंड्री, हाइड्रोडायनामिक रफ बाउंड्री। स्मूथ बाउंड्री कौन सी होगी, इस वाले केस में स्मूथ बाउंड्री होगी, इस वाले केस में रफ बाउंड्री होगी। ये सारी चीज़ें अपन लिखेंगे। तो जो मैं भी आपको टर्बुलेंट फ्लो में बता रहा था ना, स्मूथ पाइप के लिए अलग होता है, इसके लिए अलग होता है, तो वो यही सीन था। ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज के कारण सॉलिड सरफेस पर बनी बाउंड्री होती हैं जो सरफेस के रफ या स्मूथ होने को दर्शाती हैं। irregularities
की एवरेज हाइट मतलब के व इरेगुलरिटीज की एवरेज हाइट के व लैमिनार सब लेयर की थिकनेस डेल्टा डैश के आधार पर ये बाउंड्रीज निम्न दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? ये तो है हाइड्रोडायनामिक स्मूथ बाउंड्री, ये वो बाउंड्री है जिसमें लैमिनार सब लेयर की थिकनेस इरेगुलरिटीज की एवरेज हाइट से अधिक होती है। ठीक है भाई, तो ये मैं आपको, ये वो बाउंड्री है जिसमें लेमिनार सब लेयर की थिकनेस इरेगुलरिटी की एवरेज हाइट से अधिक होती है। ये ज़्यादा है, ये कम है, सिंपल सी बात है। दूसरी लिखते हैं अपन, दूसरी मैं इसी में लिखवा दूंगा आपको। तो बी है अपना हाइड्रोडायनामिक रफ बाउंड्री। कौन सी होगी ये वो बाउंड्री जिसमें लेमिनार सब लेयर की थिकनेस इरेगुलरिटीज की एवरेज हाइट से कम होती है। हाइड्रोडायनामिक रफ बाउंड्री
यहाँ पर k इज़ ग्रेटर देन डेल्टा डैश है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट। अब एक नोट और लिखवाता हूँ मैं आपको। निकोटसे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने बोला कि एक तो होती है हमारी रफ बाउंड्री, एक होती है हमारी स्मूथ बाउंड्री। इन दोनों के बीच में भी एक बाउंड्री होती है, ट्रांजिशन बाउंड्री इसको अपन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन बाउंड्री उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है उसके रिजल्ट अपन लिखते हैं कि किसको तो उन्होंने क्या बोला था, स्मूथ बाउंड्री, और किसको उन्होंने बोला था रफ बाउंड्री। आप सोच भी सकते हो किस पर डिपेंड करेगा, के और डेल्टा डैश पर डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों का रेशो, डेल्टा डैश को मैं इधर कर देता हूँ नीचे, ठीक है, तो के अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू, के की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तभी तो वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। अगर एक से ज़्यादा है तब तो क्या होगा अपना, वो रफ कहलाएगा, और अगर एक से कम है तो स्मूथ कहलाएगा। लेकिन उन्होंने ट्रांजिशन दिया है तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ और होंगी बाउंड्री लाइन, तो वो अपन लिखते हैं, वो मैं आपको लिखता हूँ, ऐसे मिटाता हूँ। एक और से एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उनको मैं यहाँ लिखता हूँ। नोट में लिखेंगे अपन। के बाई डेल्टा डैश इज लेस देन 0.25, इसकी वैल्यू अगर 0.25 से कम है तो स्मूथ बाउंड्री, इन दोनों के बीच में तो ट्रांजिशन, और 6 से ज़्यादा है तो रफ बाउंड्री। वैसे तो हमारा क्या है, हमको तो ये समझ में आ रहा था जो मैंने अभी आपको बताया था कि के, और अगर के की वैल्यू डेल्टा डैश से कम है तब तो क्या है हमारी स्मूथ। इसका मतलब के अपॉन डेल्टा डैश कर दें अपन तो क्या आ जाएगा 1। तो मतलब कि अगर जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार तो के अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू 1 से कम है तो स्मूथ है, और के अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो रफ है। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में भी एक रेंज है जिसमें वो ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। वो रेंज कौन से, 0.25 से 6 के बीच की रेंज है कि भाई एक से कम कितना, एक से कम में है 0.25, मतलब 0.25 से कम है अगर तब तो स्मूथ है, और 0.25 6 के बीच में तो ट्रांजिशन है। एक से ज़्यादा मतलब 6, तो 6 से ज़्यादा है तो रफ बाउंड्री। तो आपसे पूछ सकता है कि निकोटसे के अकॉर्डिंग कौन सी रफ है कौन सी स्मूथ है। तो ये जो यूनिट थी अपनी थोड़ी बहुत बोरिंग लगी होगी आपको, इसमें कुछ टॉपिक्स, एक तो ये है टर्बुलेंट फ्लो का, और एक जो स्टार्टिंग टॉपिक, दोनों थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया हो आप दोबारा से लेक्चर देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो पर्सनली मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन पेशेंस रखें, ठीक है ना, आराम से पढ़ोगे तो सबको समझ में आएगा। इसके बाद ये अपनी यूनिट खत्म हो चुकी है, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 8 देखेंगे, वो भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको लगेगी बोरिंग सी, लेकिन कोई नहीं, उसको करें। डायमेंशनल एनालिसिस ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस, इसको देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू सो मच।